गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। केमिस्ट्री में आज अपना टॉपिक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में पार्ट नंबर 4 है अपना यूरिया। आज हम यूरिया की चर्चा करेंगे। देखो क्या है यूरिया। सबसे पहले यूरिया का परिचय की बात करते हैं हम। तो यूरिया क्या है कि सर यूरिया कार्बनिक अम्ल का डाई एमाइड व्युत्पन्न है। सबसे पहली बात तो ये यूरिया कार्बनिक अम्ल का डाई एमाइड व्युत्पन्न है। डाई का मतलब दो, एमाइड का मतलब NH2 समूह। ठीक है, बात कर ली। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सर कार्बनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो मैंने आप लोगों के सामने कार्बनिक अम्ल का सूत्र लिखा है, C डबल बॉन्ड O, OH और OH। ये आप लोगों का कौन सा अम्ल है? कार्बनिक अम्ल। इसका अदर नेम, दूसरा नेम क्या है? हाइड्रोक्सी मेथेनोइक अम्ल। इसको अपन ने कैसे लिखा? OH के कारण तो इसको मैंने हाइड्रोक्सी लिखा, एक कार्बन के कारण मेथेन लगाया, और C डबल बॉन्ड O के कारण इसको मैंने क्या लगा दिया? मेथेनोइक अम्ल। यानी COOH समूह है, इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया? मेथेनोइक अम्ल। तो OH के कारण तो हाइड्रोक्सी, और एक कार्बन के कारण मैथ, और COOH समूह के कारण इसको मेथेनोइक अम्ल। उसके बाद मैंने बोला कार्बनिक अम्ल डाई एमाइड व्युत्पन्न यूरिया कहलाता है। इसका मतलब दोनों OH समूह का प्रतिस्थापन NH2 समूह के द्वारा कर दिया जाएगा। मतलब कार्बनिक अम्ल में जो दो OH समूह है, उन दोनों OH समूह का प्रतिस्थापन NH2 समूह के द्वारा कर दिया जाएगा। यहां देखो, ये तो आप लोगों का कार्बनिक अम्ल है, पता है आपको। यहां एक OH समूह का प्रतिस्थापन NH2 समूह से कर दिया। अब यहां तो नाम OH के कारण हाइड्रोक्सी, एक कार्बन के कारण मेथेन, और COOH समूह के कारण ओइक अम्ल हो गया। यहां हम बात कर रहे हैं तो OH के कारण तो हाइड्रोक्सी, एक कार्बन के कारण मेथेन, और C डबल बॉन्ड O NH2 समूह आपका कौन सा समूह है? एमाइड समूह। OH के कारण हाइड्रोक्सी, C डबल बॉन्ड O यानी कि C के कारण एक कार्बन के कारण मेथेन, और C डबल बॉन्ड O NH2 के कारण इसका हो गया एमाइड। अब आप लोगों से मैं कह रहा हूं ये डाई एमाइड व्युत्पन्न है या मोनो एमाइड व्युत्पन्न है? तो मैंने लिख दिया सर ये मोनो एमाइड व्युत्पन्न है। मोनो का मतलब एक, और ये आपका एमाइड हो गया NH2 समूह, ये मोनो एमाइड व्युत्पन्न है। अब डाई एमाइड व्युत्पन्न की बात करें तो दोनों OH समूह का प्रतिस्थापन NH2 समूह के द्वारा कर दिया जाएगा। एक तो पहले ही हो चुका है, दूसरे OH के प्रतिस्थापन इस NH2 के सामने कर दिया। तो अब इसका नाम क्या लिख रहे हैं अपन? इसका नाम लिख रहे हैं एमिनो। एमिनो का मतलब एक NH2 समूह के कारण तो क्या आ जाएगा? एमिनो। एक कार्बन के कारण मेथेन, और C डबल बॉन्ड ONH2 समूह के कारण क्या आ जाएगा? एमाइड। एक NH2 के कारण तो एमिनो, एक कार्बन के कारण मेथेन, और C डबल बॉन्ड ONH2 समूह के कारण क्या आ जाएगा? एमाइड। यही आप लोगों का क्या कहलाएगा बेटा? यूरिया। क्या कहलाएगा? यूरिया। सामान्यतः मैं बात करूं तो कार्बनिक अम्ल तो कैसा होता है आप लोगों का? अस्थायी होता है, जबकि यूरिया आप लोगों का कैसा होता है? स्थायी होता है। अब मैंने क्या लिखा है? कार्बनिक अम्ल एक अस्थायी द्विक्षारकीय अम्ल है, द्विक्षारकीय अम्ल है। अब यूरिया की बात कर रहे हैं अपन के यूरिया एक कैसा यौगिक है आप लोगों का? स्थायी यौगिक है। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद हम बात करते हैं कि यूरिया में, लिखता हूं मैं इस पॉइंट को, यूरिया में दो NH2 समूह, दो समूह होते हैं। कौन से? दो NH2 समूह होते हैं जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है, जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है। फिर भी यूरिया अम्लीय क्षार की भांति, यूरिया अम्लीय क्षार की भांति व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। क्यों?
क्या लाइन लिखी है मैंने, ध्यान से देखो। यूरिया में 2 NH2 समूह होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको। और दोनों के ऊपर क्या पाया जाता है, लोन पेयर। और लोन पेयर पाए जाने के कारण ये आसानी से लोन पेयर का दान करेंगे, और दान करेंगे तो इनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए थी, क्षारीय होनी चाहिए थी। तो लिख भी दिया मैंने, यूरिया में 2 NH2 समूह होते हैं जिनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। लेकिन यूरिया फिर भी किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। क्यों, इसका कारण अपन लिखेंगे। इसका कारण है क्योंकि यूरिया अनुनादी संरचना, यूरिया अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, जिससे NH2 समूह, जिससे NH2 समूह उदासीन हो जाता है, जिससे NH2 समूह उदासीन हो जाता है। अब सब कैसे उदासीन हो जाता है, इसकी अपन अनुनादी संरचना की बात कर रहे हैं। सामने देखो, सबसे पहले तो आप इनको देख लेना। कार्बनिक अम्ल का सूत्र ये होता है, उसके मोनोएमाइड का सूत्र ये होता है, उसके डाईएमाइड का सूत्र ये होता है। और एक लाइन आपको याद रखनी है कि कार्बनिक अम्ल का डाईएमाइड व्युत्पन्न आप लोगों का क्या कहलाता है, यूरिया कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना, डाईएमाइड में 2 NH2 समूह आपको दिखाई देंगे। क्लियर होगी बात सबके। अब अपन यूरिया की अनुनादी संरचना पढ़ रहे हैं, सामने देखो। हाँ भाई, तो आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कि यूरिया में क्षारीय प्रकृति के समूह उपस्थित होते हैं, फिर भी यूरिया एक अम्लीय क्षार की भांति व्यवहार करता है, अम्लीय क्षार की भांति व्यवहार करता है। तो क्षार तो हमारे समझ में आ रहा है कि इसमें NH2 समूह उपस्थित होते हैं जिन पर लोन पेयर पाया जाता है, और लोन पेयर पाए जाने के कारण ये क्षारीय होते हैं। लेकिन अम्ल की स्थिति समझ में नहीं आ रही है कि ये अम्लीय क्यों होता है। तो मैंने इसमें लिखा है कि यूरिया अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है, और अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है जिससे NH2 समूह कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। अब जैसे ही NH2 समूह उदासीन हो जाएगा तो क्षार किसकी भांति व्यवहार करने लग जाएगा, अम्ल की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। इसकी अनुनादी संरचना मैंने आप लोगों के सबके सामने लिखी है। ये आप लोगों का यूरिया है, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है 2 जोड़ी आप लोगों के, 1 जोड़ी 2 नाइट्रोजन है तो 2 जोड़ी लोन पेयर है। अब अनुनादी संरचना प्रदर्शित करने के लिए आपको पता है कैसे, ये नाइट्रोजन या ये नाइट्रोजन कोई सा भी ले सकते हैं। ये नाइट्रोजन इस सिंगल बॉन्ड पे प्रहार करेगा, और ये सिंगल बॉन्ड से फिर किस पे प्रहार करेगा, इस ऑक्सीजन पर या डबल बॉन्ड पर प्रहार करेगा। तो स्थिति क्या आने वाली है, यहां से तो लोन पेयर जाएगा, तो इसके ऊपर ऑटोमेटिक प्लस चार्ज जाएगा। ये ऑक्सीजन इस लोन पेयर को ले रहा है तो इसके ऊपर ऑटोमेटिक कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो स्थिति कैसी बनेगी, इसके ऊपर तो लोन पेयर आप लोगों के हैं ही है, यहां जैसे ही माइनस चार्ज आ जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड किस में परिवर्तित हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। क्योंकि ये डबल बॉन्ड कहां चला गया, ऊपर। ये डबल बॉन्ड कहां चला गया, ऊपर आ गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। ये लोन पेयर किसके पास आ गया, सिंगल बॉन्ड के पास, तो सिंगल बॉन्ड का में परिवर्तित हो गया, डबल बॉन्ड में। और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। और ये प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो ये नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा आप लोगों का, उदासीन। कहने का मतलब ये NH2 समूह की प्रकृति कैसी हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। अब कोई यूं कहेगा कि सर क्या यही नाइट्रोजन प्रहार कर सकता है, ये वाला नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर वो नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने नीचे लिखा है, आप लोग ध्यान से देखो, नीचे वाली संरचना भी मैंने आप लोगों को सेम टू सेम लिखी है। यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, ये लोन पेयर तो यहाँ, और ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे। तो करेगा तो क्या होगा कि यहाँ नाइट्रोजन पर तो क्या आ जाएगा आप लोगों का प्लस, और ये सिंगल बॉन्ड किस में परिवर्तित हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। ये डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। और ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की जगह लोन पेयर। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन। कहने का मतलब ये है कि यूरिया में अनुनादी संरचना पाई जाती है, और यूरिया में अनुनादी संरचना पाए जाने के कारण उनकी जो क्षारीय प्रकृति वाला समूह है वह उदासीन हो जाता है।
और उदासीन होने के कारण उनकी प्रकृति कैसी हो जाती है बेटा, अम्लीय हो जाती है। क्लियर? तो क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट भी पूछ सकता है, यूरिया की अनुनादी संरचना बनाओ, तो इस तरीके से आप लोग यूरिया की अनुनादी संरचना बना सकते हैं। आप लोगों से कारण पूछे कि ऐसा क्यों, तो आप लोग कारण भी बता सकते हैं। क्लियर बात सबके? नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा अपना टॉपिक है विडचन की विधियां। अभी यूरिया का आप लोगों ने सामान्य परिचय पढ़ लिया, यूरिया क्या है, यूरिया कैसे बनाएगा, यूरिया अम्ल है, क्षार है, यूरिया की अनुनादी संरचना, ये हम पढ़ चुके। अब हम यूरिया के विडचन की विधियां पढ़ रहे हैं। देखो मैंने लिखा है आप लोगों के सामने, यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक है। सामान्य क्वेश्चन पूछ लेता है प्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है, यूरिया। यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसे बहोलर नामक वैज्ञानिक ने सन 1828 में, बहोलर नामक वैज्ञानिक ने सन 1828 में अकार्बनिक यौगिक से प्राप्त किया। अब यहां तो आप लोगों ने कैसा यौगिक लिखा है, कार्बनिक, और मैं बात कर रहा हूं कि अकार्बनिक। तो अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया जिसका नाम क्या था आप लोगों का, यूरिया। तो सबसे पहली विधि हम पढ़ रहे हैं, कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, बहोलर की विधि। क्या कह रहा है बहोलर, अमोनियम सल्फेट या डाई अमोनियम सल्फेट की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराने पर, डाई अमोनियम सल्फेट की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराने पर पहले मध्यवर्ती उत्पाद बनता है। उस मध्यवर्ती उत्पाद को या उस मध्यवर्ती उत्पाद का पुनर्विन्यास कराने पर, क्या कराने पर, पुनर्विन्यास कराने पर हमें यूरिया प्राप्त होता है। सर पुनर्विन्यास क्या होता है? पुनर्विन्यास का मतलब ये होता है कि यौगिक का अणुसूत्र तो यों की त्यों ही रहेगा, उसमें जो भी परमाणु होंगे वो यों की त्यों ही रहेंगे, लेकिन जुड़ने की व्यवस्था उनकी कैसी हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। जरा देखो सामने बोर्ड पे बहोलर की विधि को। मैंने कहा अमोनियम, डाई अमोनियम सल्फेट, डाई अमोनियम सल्फेट, ये दो डाई अमोनियम और SO4 सल्फेट, ये आप लोगों का अकार्बनिक यौगिक है, ये आप लोगों का अकार्बनिक यौगिक है। इसकी अभिक्रिया मुझे किससे करानी है, इसकी अभिक्रिया मुझे करानी है, K का मतलब पोटेशियम, K का मतलब पोटेशियम और CNO का मतलब साइनेट भी बोल सकते हैं और साइनेटो भी बोल सकते हैं। गर्म कराने पर क्या हुआ, ये 2K और SO4 आपस में अभिक्रिया करके क्या बाहर निकाल दिया, K2SO4। क्या बच गया, NH4 की संख्या 2, 2NH4, CNO की संख्या 2 तो 2CNO। ये आप लोगों का अमोनियम साइनेट बन गया, ये आप लोगों का अमोनियम साइनेट या साइनेटो जो भी आप लोग बोल सकते बन गया। अब इसका मुझे क्या करवाना है, इसका मुझे करवाना है पुनर्विन्यास। ये अमोनियम साइनेट के दो अणु थे, मैंने अमोनियम साइनेट का एक अणु ले लिया, NH4 NH4 CNO CNO दो थे, दो में से कितना ले लिया, एक। अब इसका मुझे क्या करवाना है, पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास करवाने के लिए मैंने कहा परमाणु तो यों की त्यों होंगे, केवल जुड़ने की व्यवस्था चेंज हो जाएगी। तो ये C है, ये O है, तो मैंने यहां लिख दिया C डबल बॉन्ड O, कोई दिक्कत, C डबल बॉन्ड O, सिंगल सिंगल। नाइट्रोजन एक ये रहा, नाइट्रोजन एक ये रहा, ये आप लोगों का नाइट्रोजन और ये आप लोगों का नाइट्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 4, तो ये 2 हाइड्रोजन इधर आ गए और 2 हाइड्रोजन इधर आ गए। देखो एक कार्बन था है, ऑक्सीजन था है, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, 2 और 2 4। तो पुनर्विन्यास का मतलब यही तो बोला मैंने कि परमाणु की व्यवस्था तो यों की यों ही होगी, केवल जुड़ने का क्रम कैसा हो जाएगा, परिवर्तित, और NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 आप लोगों का क्या प्राप्त हो जाएगा, यूरिया। तो ये यूरिया की बनाने की विधि में पहले पॉइंट था आप लोगों का बहोलर की विधि। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आप लोगों की बहोलर की विधि के बाद नंबर 2 विधि आप लोगों की प्रयोगशाला विधि और नंबर 3 विधि आप लोगों की औद्योगिक विधि। दोनों विधियां मैंने लिख दी है। सबसे पहले हम प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे। प्रयोगशाला में द्रवित अमोनिया की अभिक्रिया, प्रयोगशाला में द्रवित अमोनिया की अभिक्रिया आप लोग कार्बोनिल क्लोराइड से करा सकते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड से करा सकते हैं, अथवा एथिल कार्बोनेट से करा सकते हैं, अथवा एथिल यूरिथेन से करा सकते हैं। मैंने क्या बोला, कार्बोनिल क्लोराइड से करा सकते हैं। कार्बोनिल क्लोराइड का सूत्र लिख देता हूं मैं, ये आप लोगों का कार्बोनिल क्लोराइड,
जिसे आप लोग फॉस्जीन भी बोलते हो, जिसे आप लोग फॉस्जीन भी बोलते हो। दूसरा है आप लोगों का एथिल कार्बेमेट, एथिल कार्बोनेट। इसको हम एथिल कार्बोनेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये C2H5 एथिल समूह और COOO3 COOO3 यानी CO3 आप लोगों का कौन सा सूत्र हो जाएगा? कार्बोनेट का। इसको अपन क्या बोलेंगे? एथिल यूरिथेन। इसका नाम है आप लोगों का एथिल यूरिथेन। ज्यादातर यही पूछता है, ध्यान देंगे। क्या बोला मैंने? द्रवित अमोनिया की अभिक्रिया। तो ये द्रवित अमोनिया सब में लिक्विड और ये भी लिक्विड। द्रवित अमोनिया की अभिक्रिया प्रयोगशाला में हम कार्बोनिल क्लोराइड से करा सकते हैं, एथिल कार्बोनेट से करा सकते हैं या एथिल यूरिथेन से करा सकते हैं। कराने पर आप लोग देख रहे हैं, ध्यान से देखना, यहां से कहां से? यहां से एक हाइड्रोजन तो इस वाले Cl से और यहां से एक हाइड्रोजन इस वाले Cl से, मतलब 2 Cl 2 हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बाहर निकालेगा? 2HCl। और क्या बनेगा आप लोगों का? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH3 में से एक हाइड्रोजन निकल गया था NH2 और 2 थे तो कितने NH2 आ जाएंगे आप लोगों के? 2 NH2। ये क्या बन गया आप लोगों का? यूरिया। क्लियर बात सबके? सेम टू सेम ये की यही पोजीशन में आप लोग यहाँ करेंगे कि यहाँ से एक तो आप लोगों का इस वाले ऑक्सीजन के पास और एक आप लोगों के इस वाले ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो क्या होने वाला है? ध्यान से देखो, यहाँ आ जाएगा तो C2H5OH और C2H5OH तो माइनस करके कितने? 2C2H5OH। और क्या बनेगा आप लोगों का? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड और NH3 में से एक एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो क्या बनेगा? NH2 और NH2। ये क्या बन गया बेटा आप लोगों का? यूरिया। क्लियर? नंबर 3 है आप लोगों का एथिल यूरेथेन। यहाँ तो 2 अमोनिया थी, यहाँ केवल एक ही अमोनिया, इसका मतलब एक ही हाइड्रोजन निकलेगा और ये हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके C2H5O और एक हाइड्रोजन यहाँ आ रहा है जो माइनस करके C2H5OH। क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 पहले था ही और NH3 में से एक हाइड्रोजन निकला तो ये NH2। क्या बन गया आप लोगों का बेटा? ये यूरिया। क्या बन गया? यूरिया। अब ये आप लोगों की कौन सी विधि हो गई बेटा? प्रयोगशाला विधि। और ये आप लोगों की कौन सी विधि? औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में अपन क्या पढ़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और द्रवित अमोनिया की अभिक्रिया कराने पर, कार्बन डाइऑक्साइड और द्रवित अमोनिया की अभिक्रिया कराने पर पहले मध्यवर्ती उत्पाद बनता है। क्या बनता है? मध्यवर्ती उत्पाद। और उस मध्यवर्ती उत्पाद को 150 डिग्री सेंटीग्रेड कर गर्म करने पर निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण के फलस्वरूप अपन को क्या प्राप्त हो जाता है? यूरिया। मैंने क्या बोला? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की अभिक्रिया करानी है, क्या बनेगा? मध्यवर्ती। आप ध्यान से देख रहे हैं, देखो ये 2 NH3 है तो ये एक NH3 में से मैंने क्या ले लिया? NH2। इसका मतलब एक हाइड्रोजन बच गया। ये साहब एक NH3 और ये एक NH3। तो NH3 2 थे मेरे पास, तो NH3 में से एक तो NH2 आ गया। इसका मतलब यहाँ क्या बच गया मेरे पास? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा? NH3 के पास। तो क्या हो जाएगा? NH4। ये हो गया आप लोगों का NH4। C है 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O और 2 ऑक्सीजन आप लोगों के। ये आप लोगों का क्या बनेगा? इसको बोलेंगे अपन अमोनियम कार्बेमेट। अब इस अमोनियम कार्बेमेट की अभिक्रिया 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर निर्जलीकरण के फलस्वरूप क्या बाहर निकलेगा? H2। तो यहां से H4 में से 2 हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन, 2 और एक ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके H2O NH2 C डबल बॉन्ड O और NH4 में से 2 निकल गया तो H2। क्या प्राप्त हो गया आप लोगों का? यूरिया। ये आप लोगों के यूरिया की विभाजन की विधियां थी। नेक्स्ट टॉपिक में हम भौतिक गुण, यूरिया के भौतिक गुण और रासायनिक गुण की चर्चा करेंगे। ढंग से आप लोगों को पढ़ना है। कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।